इसके पहले अपन ने देखा था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। अब अपन देखते हैं आज कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कंस्ट्रक्टर के बारे में कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर, उसका यूज क्या होता है। आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं ना, कि किस किस टाइप के आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो पहला होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर होता है आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि मान लो आपने अपने जावा में एक क्लास बनाई। ठीक है, कोई भी क्लास, कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया है और उसमें आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है ना। तो क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो खुद से एक कंस्ट्रक्टर आपके कोड में ऐड कर देता है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। एक होता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि ये आपके द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, बट इसमें क्या होता है कोई आर्गुमेंट नहीं रखा जाता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपके कंपाइलर के द्वारा बनाया जाता है और उसमें आर्गुमेंट नहीं होता है। डिफॉल्ट मतलब विदाउट आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है। तो अपन इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये क्लास आपने बनाई, एक डेमो क्लास नाम की क्लास है, ये क्लास है आपकी। ठीक है, ये मान लो आपने क्लास बनाई है, इसमें आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, उसके अलावा आपने जो कोड लिखा हो उसको अलग है। बट मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर का कोड नहीं लिखा है। जब आप कंपाइल करेंगे तो ये देखेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर जो है आपके कंपाइलर के द्वारा ऐड कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि ये आपकी क्लास डेमो है तो डेमो नाम का एक आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। नाम हमेशा डेमो ही रहेगा, यानी कि क्लास का नाम ही होता है कंस्ट्रक्टर का। बट ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, इसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट। ठीक है ना। तो इफ यू डू नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास, जावा डिफाइंस वन फॉर यू बाय डिफॉल्ट। दिस कंस्ट्रक्टर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, क्लास डेमो, उसमें आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर आपका जो कंपाइलर है वो ऐड कर देता है। ठीक है ना। इसका होता क्या है यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जैसे कि आपका पर्पस कंस्ट्रक्टर का होता है। कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है, आपके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ठीक है ना। पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, but default constructor has nothing in code, so it initializes the instance variable with their default value. मैंने आपको बताया था पहले कि जब कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टर यूज बेसिकली इसलिए होता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले न्यू कीवर्ड के बाद क्या लिखा होता है, कंस्ट्रक्टर ही लिखा होता है, तो वो कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होता है। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उसमें जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करना मतलब कि उसमें कुछ वैल्यूज रखना है। यदि आपका कोई पैरामीटराइज टाइप का कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप चाहते हैं कि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो इस वैल्यू से इनिशियलाइज करें, या आप जीरो से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो जो भी इनिशियलाइजेशन का आपका कोड है वो आपका कहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्टर में। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, उसमें तो कोई पैरामीटर होते नहीं है, आप कोई वैल्यू सप्लाई करते नहीं कि आप कुछ वैल्यू से आप उसको इनिशियलाइज कर दें इंस्टेंस वेरिएबल को। तो क्या होगा फिर, ऐसे में आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो बाय डिफॉल्ट जो टाइप होते हैं उनकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू, उनसे आप उसको इनिशियलाइज कर दोगे। जैसे कि आपका इंटीजर है, कोई इंटीजर वेरिएबल है तो वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है तो वो आपका नल से इनिशियलाइज हो जाएगा, मान लो कोई डबल है तो वो आपका 0.0 हो जाएगा, है ना। तो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नथिंग इन कोड, सो इट इनिशियलाइजेस द इंस्टेंस वेरिएबल विद देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज ही होता है कि वो डिफॉल्ट वैल्यू से ही आपके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं कि ये अपनी क्लास है मान लो, ठीक है, डेमो क्लास। इसमें आपने एक वेरिएबल लिया है आईडी, इंस्टेंस वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है, एक लिया है आपने नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और आपने एक लिया है एज जो कि कैसा है, इंट टाइप का है। ठीक है ना। एक आपका मेथड है शो जो क्या कर रहा है, इन्हीं तीनों वैल्यू को शो कर रहा है ना, प्रिंट कर रहा है आईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू। अब आपने बनाया है यहाँ पे मेन मेथड। मेन में आपने क्या किया है, एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डी। किसका ऑब्जेक्ट है ये? डेमो क्लास का, ठीक है ना। तो डेमो क्लास का आपने बनाया है ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे बनाया आपने? न्यू ऑपरेटर के बाद क्या लिखा आपने? डेमो। यही तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पर आपका। जैसे ही आप न्यू लिखते हैं उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ये डेमो क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो डेमो से क्या कॉल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए बाय डिफॉल्ट आपका कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल होने से क्या होता है, जो भी आपके ये इंस्टेंस वेरिएबल है वो आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे। कैसे इनिशियलाइज हो जाएंगे? डिफॉल्ट वैल्यू से। तो इंडिया की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, आईडी और एज 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, और नेम की जो होती है क्या होती है? वैल्यू नल होती है। तो ये आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे। अपन देखते हैं इसको आउटपुट क्या आएगा। ये आउटपुट इसका ये तो नहीं आएगा, अपन इसको देखेंगे। ये आउटपुट जो है गलत दिखा रहा है, ठीक है। अपन इसको देखते हैं रन करके। इसको अपन लोग एग्जीक्यूट करते हैं। डेमो क्लास अपनी कहाँ पर है? कहीं नहीं। चलो अपन एक क्लास बनाते हैं पहले, डेमो क्लास। एक अपन टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है यहाँ पर। तो ये जो आपका कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं डालता हूँ इस कोड को। क्लास डेमो, आईडी, नेम और एज 3 आपके वेरिएबल्स हैं। एक शो आपकी मेथड है, एक मेन मेथड है जिसमें आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डायरेक्ट शो मेथड कॉल किया। आपने किसी भी वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज नहीं किया है ना, ना ही आपने कोई वैल्यू दी है। तो हम इसको सेव करते हैं किससे? डेमो डॉट जावा। इसको अब कंपाइल करते हैं। फिर इतने सारे इसमें एरर्स आ गए हैं ये वाले। इनको रिमूव करते हैं, सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल हो चुका है, ठीक है। इसको अब मैं रन करता हूँ। जीरो, नल एंड जीरो, ठीक है ना। ये है हमारा आउटपुट। इसमें मैंने क्या किया है, शो ये है, ये आउटपुट अपना गलत था। ये जीरो, नल और जीरो। तो इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट करके देखा है। तो आईडी, नेम और एज, इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? जीरो, नल और जीरो। क्योंकि इंटीजर है दोनों वैल्यू, आईडी और एज, तो इनकी बाय डिफॉल्ट जीरो सेट हो जाएगी। और नेम क्या है? स्ट्रिंग टाइप का, तो ये आपका नल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है ना। अब सेकंड आता है आपका क्या? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब यूज होता है जब आपने या प्रोग्रामर ने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। बट यदि आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है बट उसमें कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं दिए हैं, तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्गुमेंट इज नोन एज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। द सिग्नेचर इज सेम एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हाउएवर बॉडी कैन हैव एनी कोड अनलाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि आपने उसमें पैरामीटर नहीं दिए बट आप ब्लॉक के अंदर कोड लिख सकते हैं। आपको कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कुछ और भी कराना चाहे तो आप करा सकते हैं। बट ये चीज़ है कि आर्गुमेंट कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे ये आपने अपने क्लास बनाई है, क्लास डेमो और डेमो, ठीक है।
ये आपका कंस्ट्रक्टर हो चुका है। इसमें आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब इसको चाहें आप एग्जीक्यूट कराएं तो कर सकते हैं। जैसे अपन इसी को देखें, डेमो क्लास अपनी जो थी, ठीक है, इसकी यदि मैं बात करता हूँ कि ये जो क्लास है, यहीं पे मैं यदि एक कंस्ट्रक्टर अपने आप से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसमें मैंने क्या किया है, यही चीज़ एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ और अगेन इसको मैं कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ। दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी कि जीरो, नल और जीरो, ये तो वैल्यू अपनी इनिशियलाइज हुई है, साथ ही साथ अपन ने जो प्रिंट कराना चाहा वो भी आपका यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो कोड भी एग्जीक्यूट होगा और जो उसका काम है कंस्ट्रक्टर का की वैल्यूज को, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, तो आपका वो काम भी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तीसरा आता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आपने डिफॉल्ट देख लिया और नो आर्गुमेंट देख लिए। दोनों में यही था कि आर्गुमेंट नहीं थे और डिफॉल्ट में आपने बनाया भी नहीं था, ठीक है। तो डिफॉल्ट के बाद नो आर्गुमेंट आया, आपने बनाया तो है कंस्ट्रक्टर बट आर्गुमेंट नहीं दिए। अब पैरामीटराइज में आपने कंस्ट्रक्टर बनाया भी है, उसमें आपने पैरामीटर भी लिए हैं, ठीक है। यदि आप एक्सप्लिसिटली चाहते हैं कि यूजर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहे तो वो कुछ वैल्यूज पहले से ही उसमें सप्लाई कर दे या आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दे, तो आप कंस्ट्रक्टर में ही पैरामीटर के थ्रू आप वैल्यूज पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सेंड पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक अ मेथड। जैसे आप मेथड में पैरामीटर पास करते हैं वैसे ही आप कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास करते हैं। जैसे ये आपकी क्लास डेमो है और आपने क्या किया, डेमो इंट ए कॉमा इंट बी, तो दो वेरिएबल्स आपने यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने ये दिखाए हैं आपको। एक आपकी क्लास है रेक्टेंगल क्लास, ठीक है ना। इसमें आपने दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, लेंथ एंड विड्थ, और ये आपका क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही होगा जो कि क्लास का नाम है, बट इसमें दो पैरामीटर हैं, ठीक है ना। ये दो आर्गुमेंट्स इसमें आएंगे और दोनों कैसे ले रहा है, ये इंटीजर, क्यों, क्योंकि ये लेंथ और विड्थ को इनिशियलाइज करेगा। तो देखो लेंथ में क्या रख रहा है, ये जो भी आपकी इंस्टेंस वेरिएबल लेंथ है उसमें क्या रख रहा है, एल रख रहा है, और जो विड्थ है आपका उसमें क्या रख रहा है, डब्ल्यू रख रहा है, ठीक है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं आप, इसको ध्यान देने वाली बात अब यहाँ आती है। इसके पहले जो आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा था वहां पे आपने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया था, रेक्टेंगल या डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, और ये आपने ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर दिए थे। यहाँ पे आपने कोई पैरामीटर नहीं दिए थे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, यहाँ पे आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिए थे ये वाले कंस्ट्रक्टर में, और आपने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था, तो ऑटोमेटिक एक कंपाइलर ने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दे दिया था, तो ये कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो रहा था। बट यहाँ पे यदि आप ऐसा करते हो तो ये चीज आपकी कंपाइल नहीं होगी, वोंट कंपाइल। क्यों नहीं कंपाइल हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर मैच नहीं कर रहा। आपका कंस्ट्रक्टर कैसा है, दो पैरामीटर वाला है, और आपने यहाँ पे एक भी पैरामीटर पास नहीं किया। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने खुद से एक बार बना दिया कंस्ट्रक्टर, तब फिर आपका कंपाइलर कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के नहीं देगा आपको, ठीक है ना। क्यों देगा, जब आपके पास ऑटोमेटिक एक है, ऑलरेडी एक है पहले से, तो ऑटोमेटिक कोई दूसरा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैच करेंगे इससे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपने जीरो आर्गुमेंट डाल दिया और यहाँ पे दो आर्गुमेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। हाँ, यहाँ पे आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल पैरामीटर जो आपका कंस्ट्रक्टर जो है आपका दो पैरामीटर वाला हो, और एक आपका विदाउट पैरामीटर यानी कि नो आर्गुमेंट वाला हो, ठीक है। तब आपका ये सही था, बट आपने एक ही बनाया तो फिर ये मैच करना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीपल होते तो जिस से मैच करेगा वो आपका कॉल हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे आपको एरर देगी। और ये जो है आपका न्यू रेक्टेंगल 5,4,
तो इसमें दो वैल्यूज हैं, दो पैरामीटर हैं, तो आपके लेंथ में 5 और विड्थ में 4 आपका चला जाएगा। ये आपका कंपाइल भी होगा और आपको आउटपुट भी देगा। ठीक है, अब इसको आप करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेथड और कंस्ट्रक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने देखा होगा ना कि मेथड भी ऐसी ही होती है और कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो वो अपन यहाँ देखते हैं कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मेथड कैन बी एनी यूजर डिफाइंड नेम। मेथड में आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, आप अपने नाम से भी रख सकते हैं। आप कैलकुलेट एरिया, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सम, कुछ भी रख सकते हैं आप। बट कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा ही होना चाहिए। जो नाम आपकी क्लास का है वही नाम आपके कंस्ट्रक्टर का होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर मस्ट बी अ क्लास नेम। ठीक है, मेथड शुड हैव रिटर्न टाइप। जब भी कोई मेथड होती है तो उसका रिटर्न टाइप होता है, कुछ नहीं तो वॉइड आप लिखेंगे वहां पर। ठीक है ना, जैसे वॉइड सम, ठीक है, जैसे वॉइड शो, अभी आपने देखा था यहाँ पर, ये क्या थी, मेथड थी शो नाम की, तो इसका रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड था ना। किसी किसी में एंड भी हो सकता है, जो भी आपका रिटर्न टाइप होगा आप लिख सकते हैं। बट मेथड मेथड में होना चाहिए, है ना, मेथड शुड हैव रिटर्न टाइप, और कंस्ट्रक्टर में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। यानी कि यदि रिटर्न टाइप आपका नहीं कुछ होता है तो आप वॉइड लिखते हैं मेथड में, बट कंस्ट्रक्टर में वॉइड भी लिखना नहीं है आपको। ठीक है ना, वॉइड भी आपको अवॉइड करना है, मतलब कि लिखना ही नहीं है। नो रिटर्न टाइप इन कंस्ट्रक्टर। मेथड शुड बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली आइदर विथ ऑब्जेक्ट रेफरेंस और क्लास रेफरेंस। मेथड को जब भी आप कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जैसे डी आपने बनाया था तो डी डॉट शो आपने किया था, है ना। जैसे ये डी डॉट शो किया था, जब शो को कॉल किया तो कैसे कॉल किया था, आपने किसी रेफरेंस का यूज किया था, है ना। यदि आप बाहर से कहीं से कॉल कर रहे हैं तो आप रेफरेंस का यूज करोगे। यदि आप उसी अ, किसी मेथड से कॉल कर रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि करें, बट यहाँ पे आपको डी डॉट शो करना पड़ेगा। या तो आप क्लास का ले सकते हैं, डेमो डॉट शो आप कर सकते हैं, यदि ये स्टैटिक होता है तो, है ना। स्टैटिक होता है तो अपन क्लास रेफरेंस यूज करते। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रेफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी या क्लास रेफरेंस की। बट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, जिस भी कंस्ट्रक्टर से उसके आर्गुमेंट मैच कर रहे होंगे। ठीक है, यदि आपके आर्गुमेंट नहीं तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर है ही नहीं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यदि आपने पैरामीटर पास किए हैं तो आर्गुमेंट वाला या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर इन एनी केस। इसका मतलब ये है कि यदि आपने कोई मेथड नहीं लिखी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपाइलर ऑटोमेटिक कोई बाय डिफॉल्ट मेथड सप्लाई कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट यदि कंस्ट्रक्टर आपने नहीं लिखा है तो फिर कंपाइलर आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर इन एनी केस। जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ वी डू नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे मेथड और कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।